नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का परम एजुकेशन पॉइंट के अंदर। तो आज के हम इस वीडियो के अंदर इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रेम्बल से रिलेटेड 32 पीवाईक्यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ रखा होगा अपनी कोचिंग्स के अंदर इंडियन पॉलिटी प्रेम्बल चैप्टर। अब हम करेंगे ओनली पीवाईक्यूज, रिवीजन करेंगे। आप लोग जानते हो, आप कितना भी अच्छा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप उनके क्वेश्चंस नहीं करोगे, जैसे आपने चैप्टर पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि इस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप क्वेश्चन जो करोगे वो आप एमसीक्यूज करोगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से जिस जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, हम वाले क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप लोग रिवीजन कितने बुक से करते हो? आपने बुक खरीद रखी होगी रिवीजन की, एमसीक्यूज की। तो मैंने यहाँ पर जो 32 पीआईक्यूज लेकर आए हैं, हम 3 बुक से करने वाले हैं। जो 32 पीआईक्यूज है वो हमने कहाँ से लिए हैं? घटनाचक्र, अरिहंत और मनोहर पांडे। आप लोग जानते हो ये बुक काफी इंपॉर्टेंट होती है फॉर रिवीजन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से 32 पीआईक्यूज करने वाले इन तीनों बुक से। और ये पीआईक्यूज है जो प्रिम्बल है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, जिसमें जीएस पूछी जाती है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिम्बल। देखो मैं पढ़ने का पैटर्न बता देता हूँ। जैसे हमने प्रिम्बल है ये वाला पेज पढ़ा, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर हमारे पास एक और छोटा सा कंसेप्ट आएगा, ये वाला कैन वी अमेंड द प्रिम्बल। फिर उसके बाद अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रिम्बल में अमेंडमेंट हुआ है तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। पहले कंसेप्ट, फिर उसके बाद एमसीक्यूज। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले समझो कि प्रिम्बल होता क्या है। व्हाट इज द प्रिम्बल? जैसे आपकी हर एक बुक में, आप जब बुक पढ़ते हो तो उस बुक के आगे एक इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन पेज होता है कि भाई साहब इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है, जिसको हम इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, प्रीफेस बोल सकते हैं, वो हमारा प्रिम्बल है। ठीक है, ये वाले पेज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ो, ये प्रिम्बल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिम्बल। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ये टर्म्स दे दी जाएंगे और बोलेंगे इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, पहले क्या आएगा? पहले आएगा सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, देन रिपब्लिक। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन ऐसे इसको भी सीक्वेंस करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और कौन से टर्म दे रखे हैं प्रिम्बल के अंदर? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में जस्टिस। क्या इंपॉर्टेंट है? जस्टिस है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के जस्टिस मेंशन है प्रिम्बल के अंदर, प्रिम्बल के अंदर कितने प्रकार का जस्टिस दे रखा है। तो ध्यान रखना, जस्टिस दे रखे हैं 3 प्रकार के, 3 टाइप के जस्टिस मेंशन इन द प्रिम्बल। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक और तीसरा है पॉलिटिकल। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, जस्टिस कितने प्रकार के दे रखे हैं प्रिम्बल के अंदर? 3 प्रकार के जस्टिस मेंशन है प्रिम्बल में। वो कौन से हैं? सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल जस्टिस दे रखे हैं। फिर उसके बाद आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, आगे पढ़ो। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डू हर्बली अडॉप्ट एंड इनेक्ट गिव टू द अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है सर। क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस डेट पर अडॉप्ट किया गया था। तो प्रिम्बल के अंदर साफ साफ मेंशन है 26 नवंबर 1949, आपको दे रखा है 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है सर। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाता है इन टर्म्स को अरेंज करने के लिए, सीक्वेंस में पूछने के लिए। तो पहले आता है सोवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है जस्टिस रिलेटेड, कि कितने प्रकार के जस्टिस दे रखे हैं। तो ध्यान रखना 3 प्रकार के जस्टिस दे रखे हैं, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। फिर तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है 26 डे नवंबर ऑफ 1949, मतलब किस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को। ठीक है सर। तो आपने ये पढ़ लिया। अब देखो, अब इस पेज से रिलेटेड, मतलब इस ओनली हमने इतना पढ़ा ना, अब इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वो करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है, 40 बीपीएससी, 48 टू 52 बीपीएससी और एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। पढ़ो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से सीक्वेंस में सही है। ठीक है, तो पहला है रिपब्लिक, पीपल्स डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट और सोवरेजन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा सोवरेजन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, पीपल्स, सेकुलर और रिपब्लिक। नहीं, ये भी नहीं पढ़ा हमने। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सोवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना क्या क्या सीक्वेंस है? तो ध्यान रखना सोवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रिम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रिम्बल को कब अडॉप्टेड किया गया था। तो मैंने आपको ये अच्छे तरह से बता रखा है 26 नवंबर 1949, मतलब ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यूपीआरओ एआरओपी 2021 के अंदर और एसएससी 2018 के अंदर पूछा गया है। पढ़िए, इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल इट्स सिटीजंस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रिम्बल के अंदर 4 शब्द दे रखे हैं। ठीक है, कौन से? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। अब मैंने बताया था आपको जस्टिस कितने प्रकार के हैं। जस्टिस आपको 3 टाइप के दे रखे हैं, 3 टाइप के दे रखे हैं। कौन से दे रखे हैं? क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। पहला सोशल, रिलीजन एंड पॉलिटिकल। आप बोलोगे सोशल है, बिल्कुल है, पॉलिटिकल है, बिल्कुल है, लेकिन रिलीजन नहीं है। ठीक है, रिलीजन नहीं है। दूसरा सोशल, इकोनॉमी और कल्चरल। सोशल है, बोलो यस बिल्कुल है, इकोनॉमिक ये भी है, लेकिन कल्चरल नहीं है। ठीक है, तीसरा पढ़ो सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल। सोशल भी है, पॉलिटिकल भी है, लेकिन कल्चरल नहीं है। चौथा पढ़ो सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस कितने प्रकार के दे रखे हैं? 3 प्रकार के। कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया। पढ़ो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है। सेकुलर स्टेट पढ़ो। अच्छा सॉरी, ठीक है, ये नहीं पूछा कि सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट डिस्क्राइब किया गया है। तो पहला है फंडामेंटल राइट्स, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये साफ साफ सेकुलर स्टेट कहां पर डिस्क्राइब है? डिस्क्राइब है आपके प्रिम्बल के अंदर। क्या क्या दे रखा है कि इंडिया कैसा है? सोवरेजन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है सेकुलर स्टेट से कि इंडिया के प्रिम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया है। पढ़िए, द टर्म सेकुलर इन द प्रिम्बल मीन्स। अभी भी पूछा गया था। ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। पढ़ो, स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन, बी स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली, सी स्टेट फेवर वन रिलीजन, डी रिलीजन्स कंट्रोल द स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या है? स्टेट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली।
आप लोग जानते हो हमारे यहाँ पर कई प्रकार के त्योहार पड़ते हैं, हिंदू का त्योहार पड़ता है, मुस्लिम का पड़ता है, सिखों का पड़ता है, क्रिश्चियंस का पड़ता है, और ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है जो फेमस त्योहार हो और जहाँ पर छुट्टी ना दी जाती हो। मतलब जैसे अब क्रिश्चियंस का आता है गुड फ्राइडे या फिर क्रिसमस, उसमें भी छुट्टी होती है। ऐसा तो है नहीं कि ओनली जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट है वो ओनली हिंदू के त्योहारों पर छुट्टी करे और किसी के त्योहारों पर छुट्टी न करे। अब जैसे मुस्लिम की ईद आती है, ईद पर भी छुट्टी की जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो हर एक रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, ठीक है। मतलब हर एक रिलीजन गवर्नमेंट की आंखों में क्या है, इक्वल है, इक्वल स्टेटस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेट है वो ट्रीट करेगी हर एक रिलीजन को, सभी प्रकार के रिलीजन को इक्वली। समझ में आ गया सर? सेकुलर का मतलब क्या है कि स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी, इक्वली देखेगी, ठीक है सर। तो ये हो गया स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, सेकुलर का मतलब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एसएससी 2018, 2017 और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में पूछा गया है। पढ़िए, द प्रीम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ, ठीक है। तो आपको चार चीजें दे रखी हैं, चार टर्म्स दे रखे हैं, तो ये बताना है कि कौन सा टर्म प्रीम्बल के अंदर मेंशन नहीं है। पहला जस्टिस, दूसरा फ्रेटर्निटी, तीसरा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और चौथा है अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन नहीं है प्रीम्बल के अंदर, ठीक है। जस्टिस दे रखा है, एक फ्रेटर्निटी दे रखा है, इक्वालिटी दे रखा है, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दे रखा। तो अडल्ट फ्रेंचाइज कहां पर है भाई? आप बोलोगे अडल्ट फ्रेंचाइज मेंशन है आर्टिकल 326 के अंदर। आर्टिकल 326 के अंदर अडल्ट फ्रेंचाइज इज मेंशन बट नॉट इन द प्रीम्बल, ठीक है। इरेज करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एमपीपीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। पढ़िए, वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया को यूज किया गया है, ये शब्द कहां पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम प्रिम्बल पढ़ रहे थे तो पहला स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हुआ था, यही स्टार्ट हुआ था वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, ये 9th है, मैं बताऊँ यहाँ पर देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है सर। तो ये कहां पर मेंशन है? ये मेंशन है आपका प्रिम्बल में। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, वी पीपल ऑफ इंडिया कहां पर मेंशन है? प्रिम्बल के अंदर मेंशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, जो कि यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2016 में। पढ़िए, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज बीन enshrined in the preamble of the constitution of India। तो मैंने आपको बताया था कि जस्टिस कितने प्रकार के दे रखे हैं प्रिम्बल के अंदर? 3 प्रकार के दे रखे हैं। कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस आर मेंशन्स, ठीक है। तो कितने प्रकार के हैं? यहाँ पर है 3 प्रकार के, ठीक है सर। कभी कभी आपसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पूछ लिया जाता है कि जो जस्टिस है वो किस किस फील्ड में दी जाता है, ठीक है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के दे रखे हैं। तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से? फिर से एक बार बता दो। एक आता है सोशल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा कौन सा है? पॉलिटिकल जस्टिस दे रखा है, ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया है मेंस में 2013 के अंदर। पढ़िए, which among the following is not mentioned in the preamble to the constitution of India। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे प्रिम्बल के अंदर मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन द प्रिम्बल। पहला है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और रिलीजियस जस्टिस। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब कंसेप्ट तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उस कंसेप्ट से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस वो आपको देखना है, ठीक है सर। तो मैं, हो सकता है कि अब जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो, लेकिन लैंग्वेज उसमें चेंज होगी, पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन नंबर 10 यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है। पढ़िए, which of the following word is not mentioned in the preamble of the constitution of India। तो आपसे पूछा रहा है कि कौन सा शब्द प्रिम्बल के अंदर मेंशन नहीं है। पहला है सोवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर
और फेडरल। तो उसका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर डी, फेडरल नहीं है। आपको मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया था सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वाला, ठीक है, तो उसमें फेडरल शब्द मेंशन नहीं है, ठीक है सर। तो इसको करते हैं क्लीन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है, पढ़िए। द टर्म सोवरिजन इन द प्रिम्बल मीन्स। तो प्रिम्बल के अंदर सोवरिजन शब्द दे रखा है, टर्म दे रखा है, उसका मतलब क्या है? पहला, इंडिपेंडेंट इन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर। दूसरा, रूल ऑफ मेजोरिटी। तीसरा, रूल ऑफ पार्लियामेंट। चौथा है रूल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर क्या है सर? सोवरिजन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट इन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर। मान के चलो कि हमारा देश है, ठीक है, मोदी साहब है। अब जो मोदी है वो इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पे जो फैसला लेंगे, जो उनका डिसीजन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ना वो बाहर से प्रेशर में आके कोई भी फैसला लेंगे, ना वो अंदर के मतलब इंडिया के अंदर में कोई प्रेशर से कोई फैसला लेंगे। कहने का मतलब ये है वो अपने फैसले इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पर जो भी डिसीजन लेंगे वो इंडिपेंडेंट होके लेंगे। इसका मतलब है सोवरिजन का मतलब। सोवरिजन मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट इन इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम में पूछा गया 2017 में, पढ़ो। द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन इन सेंस ऑफ, ठीक है। तो प्रेम्बल के अंदर फ्रेटर्निटी शब्द दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब क्या है? मल्टीटास्किंग में पूछा गया है। पहला फ्रेंडलीनेस, दूसरा स्टेटहुड, तीसरा लव एंड अफेक्शन और चौथा है ब्रदरहुड। तो उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो ध्यान रखना जो फ्रेटर्निटी है इसका मतलब क्या है? ब्रदरहुड, ठीक है। ब्रदरहुड सेंस को ये डिस्क्राइब करता है। आगे हमारा कंसेप्ट है कैन वी अमेंड द प्रेम्बल। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हम प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, प्रेम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं। प्रेम्बल को अभी तक एक बार अमेंड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रेम्बल को अमेंड किया गया था और उसमें 3 शब्दों को ऐड किया गया है। 3 कौन सा शब्द है? 3 पॉइंट्स। कौन सा शब्द है? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आपको मैं बताता हूँ, जब ये अडॉप्ट किया गया था 1949 जब का प्रिम्बल है, और ये है आपका 1976 का प्रिम्बल, 1966 या 1977 ऐसे करके, ठीक है। तो 1949 में देखो, जो 1949 में क्या क्या चेंजेस थे, कौन से सीक्वेंस दे रखे थे, देखो, सोवरिजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरीके से कि जब हमारे प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, तो कौन से टर्म्स थे? तो ध्यान रखना कौन से टर्म थे? सोवरिजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट आया और प्रेम्बल को चेंज किया गया। जब प्रेम्बल को चेंज किया गया तो कौन से शब्दों को ऐड किया गया था? सोशलिस्ट और सेकुलर। अब कौन से टर्म्स है? सोवरिजन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। एक तो ये चेंज किया गया था। दूसरा फ्रेटर्निटी में देखो, फ्रेटर्निटी में क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। क्या है यहाँ पर? ओनली यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया और इसमें क्या चेंज कर दिया गया? फ्रेटर्निटी में देखो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर क्या था? 1949 में क्या था? ओनली यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया है। तो ध्यान रखना 1949 में कौन से टर्म्स थे? सोवरिजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेकिन 42nd अमेंडमेंट आया और 3 शब्दों को ऐड कर दिया गया। कौन से 3 शब्द थे? सोशलिस्ट, सेकुलर और यहाँ पर आता है इंटीग्रिटी, ठीक है सर। तो ध्यान रखना सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज हैं वो हम करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 13 काफी बार पूछा गया है, उत्तराखंड यूडीए एलडीए 60 to 62 बीपीएससी और उत्तराखंड यूडीए एलडी के अंदर पूछा गया है, ठीक है। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है उसको अमेंड किया गया है किसके द्वारा? बाय द 17th अमेंडमेंट, 24th या 42nd या 44th। अभी आपने पढ़ा था इसको अमेंड किया है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसको करते हैं रेस।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है, पढ़िए। इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949 व्हिच वर्ड या वर्ड्स वाज वेयर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को या प्रेम्बल को जब अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, तो कौन से शब्द प्रेजेंट नहीं थे, तो आपसे ये पूछा रहा है डायरेक्टली कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कौन से शब्दों को ऐड किया गया है, कौन से तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द प्रेजेंट नहीं थे प्रेम्बल में, कब 1949 में। तो कौन से शब्द को ऐड नहीं किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसका मतलब ऑप्शन ए 1 2 3 शब्द एडिट नहीं थे। उस टाइम पे कौन से थे, तो उस टाइम पे कौन से थे, एक था सोवरेजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक शब्द एडिट थे 1949, ये हम पहले कर चुके हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि IAS प्री 2021 में पूछा गया है, पढ़िए। What was the exact constitutional status of India on the 26 जनवरी 1950? तो 1950 में 26 जनवरी 1950 में एग्जैक्टली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं था, सोवरेजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये कब था, ये था 1949 में। 1949 में कौन से शब्द थे, सोवरेजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद कौन से शब्द को ऐड किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी का है यहाँ पर इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल स्टेटस था 1950 में। तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी, सोवरेजन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यूपीपीसीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल प्री एग्जाम में पूछा गया है, पढ़िए। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेर एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द, ठीक है, तो सेकुलर और सोशलिस्ट ये दो शब्दों को ऐड किया गया था प्रेम्बल के अंदर, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो आपको मैंने बता दिया है, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। मैं जानता हूं कि क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जल्दी कर रहे हैं हम। Which one of the following word was not included in the preamble of the Indian Constitution in 1975? तो ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, डायरेक्टली 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन सा शब्द को ऐड नहीं किया गया था 1975 में प्रेम्बल के अंदर? फ्रेटर्निटी, सोवरेजन, इक्वलिटी और इंटीग्रिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? इंटीग्रिटी शब्द को 1976 में ऐड किया गया था बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, हम जानते हैं, तो ध्यान रखना। इंटीग्रिटी देखो, कंसेप्ट एक ही है, लेकिन किस तरीके से उसको पूछा जा रहा है ना, तो बहुत तरीके से उसको पूछा जाता है। तो आप टेंशन मत लो, हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तीन बुकों को हम कंप्लीट कर रहे हैं एक साथ, मनोहर पांडे, अरिहंत और घटना चक्र। हम 3 बुकों को एक साथ कंप्लीट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बार बार मतलब दूसरी तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सेंस है, जो कंसेप्ट है वो तो सेम है, लेकिन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तो टेंशन मत लो, मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 18 यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है, पढ़ो। Which among the following is correct expression of the term secular in India? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, कि जो इंडिया का है, इंडिया का या इंडिया की गवर्नमेंट का रिलीजन से कोई भी वास्ता नहीं है, वो हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगी, इक्वली ट्रीट करेगी। ये था हमारा सेकुलर का मतलब। पढ़ो क्या बोल रहे हैं इसमें। इंडिया हैज अ मैनी रिलीजन्स, नहीं। इंडियन हैव अ रिलीजन्स, रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड अपॉन द will of an individual, there is a no religion of the state in India। ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया स्टेट है, इंडिया का कोई भी
रिलीजन नहीं है। इंडिया हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगी। तो देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यूपी यूडीएलडीए और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। पढ़ो। द आइडियल एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन इन द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फर्दर एलोबरेटेड। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि प्रीम्बल के जो रियल ऑब्जेक्टिव्स थे, प्रीम्बल के जो आइडियल्स थे और ऑब्जेक्टिव्स थे, वो आगे जाके कहां पर इलोबरेट है, कहां पर वो दर्शाए जाते हैं, कहां पर वो मेंशन है। सिंपल सी बात है। फिर से समझो। प्रीम्बल के जो आइडियल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन से सोविजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वाले, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, जस्टिस, वो और कहां पर दिखते हैं और कहां पर मेंशन है। पहला द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, सेकंड द चैप्टर ऑफ द डीपीएसपी, तीसरा द चैप्टर ऑन डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, चौथा नोवेयर एल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चैप्टर ऑन द डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है। तो डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में रियल ऑब्जेक्टिव थे किसके, प्रीम्बल के मेंशन है। इसको करते हैं रेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि यूपी लोअर एंड सबऑर्डिनेट में पूछा गया है। पढ़िए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहां पर रिफ्लेक्टेड होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में, या प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या पार्लियामेंट में। तो इसका सेंस क्या है, प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। इसको करते हैं इरेज। अब देखिए, अब नया कंसेप्ट क्या है, ये है आइडियाज बोरोड फ्रॉम। ठीक है सर। तो हमारे पास तीन शब्द है, तीन आइडियाज है। कौन से उनसे, प्रीम्बल। तो जो प्रीम्बल का जो आइडिया है, जो प्रीम्बल का जो कंसेप्ट है, वो हमने कहां से बोरो किया है, वो हमने कंसेप्ट को बोरो किया है फ्रॉम यूएसए। तो ध्यान रखना, प्रीम्बल हमने कहां से अडॉप्ट किया, प्रीम्बल का जो कंसेप्ट है, आइडिया है, वो कहां से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जस्टिस। कितने प्रकार के जस्टिस है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के जस्टिस है। कहां से लिया गया है, मतलब कौन से प्रकार के जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। अब जो जस्टिस का जो आइडिया है, जस्टिस का जो कंसेप्ट है, वो हमने कहां से लिया गया है, वो हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस का आइडिया लिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है, आइडिया है, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। ठीक है। तो प्रीम्बल हमने कहां से लिया गया, यूएसए से, जस्टिस का कंसेप्ट रशिया से, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का कहां से लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इसको करते हैं इरेज। लिखना है तो आप लिख लीजिए। हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो 21st क्वेश्चन जो कि यूपी पीएससी 2014 में पूछा गया है। पढ़ो। द आइडिया ऑफ प्रीम्बल हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो आइडिया है प्रीम्बल का, ठीक है, वो कहां से बोरो किया गया है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसका सही आंसर क्या है, यूएसए। ठीक है सर। तो ध्यान रखना, प्रीम्बल का जो आइडिया वो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ो। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रीम्बल्स आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। जो कंसेप्ट है, आइडियाज हैं किसके, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के, वो हमने कहां से लिए गए हैं, तो वो लिए हैं हमने फ्रांस से। ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यूएसए से प्रीम्बल, यूएसए से प्रीम्बल, और रशिया से क्या लिया है आपने, जस्टिस। रशिया से हमने जस्टिस लिया है। ठीक है। इसको करते हैं इरेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन करने से पहले कुछ कंसेप्ट। ठीक है। कंसेप्ट क्या है, प्रीम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो बेरुवारी केस हुआ था 1960 में। तो बेरुवारी केस में साफ साफ बोल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था बेरुवारी केस में कि जो प्रीम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो बेरुवारी केस कब आया था, 1960। क्वेश्चन पूछा जाता है, केसेस को अरेंज कीजिए उसमें। ठीक है। तो बेरुवारी केस कब आया था, आपको ध्यान रखना है, बेरुवारी केस आया था 1960 में। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा था कि जो प्रीम्बल है वो पार्ट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किस केस में, बेरुवारी केस में। इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद केशवानंद
भारती केस, केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1973 में कौन सा केस आया था? केशवानंद भारती केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो बेरेबरी केस में जो कि 1960 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेम्बल है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसको करते हैं क्लीन। अब देखो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, है ना, दिख तो रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया, पढ़िए। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में पहला कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो मैंने आपको बताया है वो कौन सा था, बेरुबारी केस 1960 में। तो ध्यान रखना, बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको करते हैं क्लीन। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि यूपी PSCRI में पूछा गया है, पढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में किस केस में ये कहा था कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बताया था केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है। तो ध्यान रखना 1960 में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उसमें क्या कहा है कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसको करते हैं क्लीन। अब देखिए प्रेम्बल डिस्क्राइब एज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेम्बल डिस्क्राइब एज प्रेम्बल नॉन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना कि जो प्रेम्बल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा जाता है, ठीक है, आत्मा कहा जाता है। प्रेम्बल नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है? N.A. पालखीवाला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। N.A. पालखीवाला ने प्रेम्बल को कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। N.A. पालखीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है किसको? प्रेम्बल को। तीसरा पॉइंट क्या है? सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रेम्बल को डिस्क्राइब किया है एज अ की नोट। क्या है? की नोट कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना अर्नेस्ट बार्कर ने प्रेम्बल को की नोट कहा गया है, की नोट कहा था। और N.A. पालखीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है किसको? प्रेम्बल को। चौथा पॉइंट क्या है? K.M. मुंशी ने क्या कहा है प्रेम्बल को? K.M. मुंशी कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है सर। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार जल्दी से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रेम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। N.A. पालखीवाला ने प्रेम्बल को डिस्क्राइब किया है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रेम्बल को डिस्क्राइब किया है एज अ की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और K.M. मुंशी ने प्रेम्बल को क्या कहा है? द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसको करते हैं क्लीन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 काफी एग्जाम में पूछा गया है, पढ़िए। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा गया है? सोल, आत्मा कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स, DPSP, द प्रेम्बल एंड राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो आप जानते हो ऑप्शन नंबर सी प्रेम्बल को, ठीक है। 26th, who among the following called preamble of the Indian Constitution की नोट, ठीक है। तो प्रेम्बल को की नोट किसके द्वारा कहा गया है? आपके पास है ऑप्शन 4, अर्नेस्ट बार्कर, N.A. पालखीवाला, B.R. अम्बेडकर और K.M. मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या है? अर्नेस्ट बार्कर, ठीक है सर। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रेम्बल को क्या कहा है? की नोट कहा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि यूपी PCS प्री 2017 में पूछा गया है, पढ़िए। Who among the following called preamble of the Indian Constitution आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया है, कहा है। तो किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू, N.K. पालखीवाला, B.R. अम्बेडकर और K.M. मुंशी। तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? N.A. पालखीवाला। तो ध्यान रखना की नोट अर्नेस्ट बार्कर और आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
NA पालकी वाला। इसको करते हैं रेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि छत्तीसगढ़ PCS प्री में पूछा गया है 2013 में। पढ़िए, हु डिस्क्राइब प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो द होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक किसने कहा है? आप जानते हो KM मुंशी ने। ठीक है सर, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, इंपॉर्टेंट थे। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द प्रिम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर नॉट द प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स। जो प्रिम्बल है वो लेजिस्लेचर के पावर को न वो देता है और न लेजिस्लेचर के पावर को रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ठीक है, फिर से समझो, जो प्रिम्बल है वो न सोर्स है, न वो सोर्स है और न वो प्रतिबंध लगाता है, न वो प्रोविजंस लगाता है पावर ऑफ लेजिस्लेचर पर। ठीक है, सोर्स नहीं है लेजिस्लेचर, अगर लेजिस्लेचर के पावर का ना वो सोर्स है और ना उस लेजिस्लेचर के जो पावर है, लेजिस्लेचर की जो पावर है ना उसके ऊपर कोई प्रोविजंस लगाता, ना उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? प्रिम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, प्रिम्बल क्या है? नॉन जस्टिशिएबल है। इसका मतलब अगर प्रिम्बल का उल्लंघन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके बेसिस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। समझ में आ गया? जो प्रिम्बल के अंदर जो शब्द लिखे गए हैं उसके बेसिस पे, प्रिम्बल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती, कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती। प्रिम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कुछ इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वाज मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन है। ठीक है, आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा। हिस्ट्री क्या है? कई सारे जो टीचर्स होते हैं हिस्ट्री में पढ़ाते हैं और कई सारे टीचर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को उसमें पॉलिटी में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिस्ट्री के कंसेप्ट नहीं, हम यहाँ पर पॉलिटी के कंसेप्ट पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मूव किया गया था, जिसको बाद में जाके अडॉप्ट कब किया गया है? 26 जनवरी 1947। तो आपको क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946। और कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1947 में। पढ़ो, लेटर बाद में दिस रिसोल्यूशन, कौन सा रिसोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन बिकम द फाउंडेशन ऑफ द प्रिम्बल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जितना भी पढ़ाया सबके सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करते हैं क्लीन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो कि SSC CISF कांस्टेबल GD एग्जाम में पूछा गया है। पढ़िए, हु मूव द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच लेटर बिकम द बेसिस ऑफ द प्रिम्बल। तो साफ साफ आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया था, तो उसका सही आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको करते हैं क्लीन। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि यूपी PCS प्री 2019 में पूछा गया है। पढ़िए, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लीगल नेचर क्या है? इट इज इनफोर्सिबल, इट इज नॉट इनफोर्सिबल। तो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, लीगल नेचर क्या है प्रिम्बल का? वो नॉन जस्टिशिएबल है और नॉन इनफोर्सिबल है। ठीक है, इसको करते हैं क्लीन। क्वेश्चन नंबर 31 CDS में पूछा गया है 2012 के अंदर। पढ़िए, द प्रिम्बल इज यूजफुल in the constitutional interpretation because it is use value loaded words, contain the real objective and philosophy of the constitution maker, C is a source of the power and limitations, D given an exhaustive list of the basic feature of the constitution। तो उसका सही आंसर क्या है? contain the real objective and philosophy of the constitution makers। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है जो कि यूपी PCS प्री 2009 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग टू द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर वन ऑफ द यूजिंग कोड यूनिट लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास 4 है, तो आपको भी बतानी है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट, द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम द प्रिम्बल। बिल्कुल सही है, आप लोग जानते हो ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, इट इज अ नॉन जस्टिशिएबल, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ये नॉन जस्टिशिएबल है। तीसरा,
इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। हमने पढ़ा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 शब्दों को ऐड किया गया है। 3 शब्दों को ऐड किया गया मतलब प्रिम्बल को अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 के, ठीक है। तो कौन से शब्द को, कौन से टर्म्स को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा, द प्रिम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हो ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है, मतलब इसके जो स्पेसिफिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको ओवरराइड नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 32 कंप्लीट कर लिए। अब देखिए हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 32 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये हमने 32 क्वेश्चंस जो लेकर आए हैं हमने 3 बुक कवर कर ली। अगर आप इसी तरीके से क्वेश्चंस करोगे, 3 बुक एक साथ कवर करो, एक वीडियो 3 बुक कवर, मनोहर पांडे, अरिहंत और घटना चक्र। अगर आप पीसीएस की तैयारी करो, किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी एग्जाम्स की तैयारी करो, जैसे सीडीएस का हो गया, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, तो उसके लिए मनोहर पांडे और अरिहंत काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है सर, तो हमने इसी तरीके से तीनों बुक कंप्लीट कर ली। प्रिम्बल चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। थोड़ा सा हाँ वो है कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, लगातार क्वेश्चंस करते करता हूँ, उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो बस यही है, जो पढ़ाई होती है थोड़ी सी बोरिंग सी होती है, लेकिन अगर आपने ये बोरिंग, जो बोरियत है, अगर आपने 1 घंटा आप मुझे दे दिया, 1 या 2 घंटा, 1 घंटे ही मुश्किल से लगेगा, अगर आपने 1 घंटा दे दिया और मैंने जितने भी आपको, जैसे अभी हमने पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, फिर पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद हिस्ट्री, इसी तरीके से हम पूरी जीएस को कंप्लीट करेंगे, और वो भी तीनों बुकों को कंप्लीट करेंगे एक साथ, ठीक है। तो सर इसलिए ये चैनल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी अब वीडियो अपलोड करूँगा इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 2 वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक साथ तीनों बुकों को कंप्लीट कर लें। तो अभी के लिए चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।